द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका बस इतना इंपॉर्टेंट समझ लो कि आज के बाद पूरी लाइफ टाइम इस चैप्टर के साथ तुम लोग एसोसिएट हो गए। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे टफ चैप्टर माना जाता है, कह सकते हैं। नंबर ऑफ सेक्शंस बहुत ज्यादा है, पहली चीज। और फर्स्ट टाइम आप लोग काउंटर करेंगे इस तरह के चैप्टर को अपनी लाइफ में। मतलब क्या है इसका कि टैक्सेशन में अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि सबसे टफ चैप्टर क्या है, पहला नाम आता है पीजीबीपी, सेकंड आता है कैपिटल गेन, थर्ड आता है टीडीएस, और लास्ट आता है आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन, मींस नॉन रेजिडेंट का टैक्सेशन। बस, यानी ये भी उन्हीं चैप्टर्स में से एक है। एक बार जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे तुम लोग का सैलरी कंप्लीट हुआ तो हार्डली इट वाज टेकिंग 10 मिनट्स टू कंप्लीट टू रिवाइज इट। इन द सेम वे हाउस प्रॉपर्टी 5 to 6 मिनट वाज टेकिंग। इन द सेम वे जब हम पीजीबीपी कंप्लीट कर लेंगे तो 22 से 25 मिनट लेगा। कितना? 22 to 25 मिनट्स लेगा कंप्लीट रिवीजन करने में ही। लेकिन इसके जो नंबर ऑफ सेशंस होते हैं वो नियर अबाउट 15 से 16 होते हैं। 15 to 17 सेशंस तक चलेगा ये। तो इतना लंबा चौड़ा ये सेशंस है। ध्यान देंगे कि है क्या। हमने आपको पहले भी बताया था कि जब हम लोग सेक्शन 14 की बात करते हैं तो वो बोलता है दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, हाँ या ना। उसमें पहला था सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ये दोनों कवर हो चुके हैं। अब जो हम करने जा रहे हैं दैट इज योर पीजीबीपी, एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्लियर हुआ? ये दोनों टॉपिक हम लोग के आज हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन है क्या ये पीजीबीपी? हमने जिस तरह सैलरी में देखा था चार्जिंग सेक्शन था इसका सेक्शन 15, इसका देखा था चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 22। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सेक्शन 28। ये इसका चार्जिंग सेक्शन। नॉर्मली इस सेक्शन की अच्छी बात ये है, तो जरा देखिए यहां से स्टार्ट होता है और ये पूरा नेक्स्ट पेज तक पूरा चलता है, यानी 1.5 पेज का ऑन एन एवरेज सेक्शन है। नॉर्मली इसको पढ़ाया नहीं जाता या बहुत लाइटली देखा जाता है, लेकिन इस सेक्शन, ये पूरा आज का सेशन नियर अबाउट इसी सेक्शन पर, पर्टिकुलर सेक्शन 28 पर जाएगा। ये पीजीपीपी है क्या? प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन है क्या? बिजनेस और प्रोफेशन यानी हम अपने बिजनेस से जो कुछ भी कमाते हैं वो मेरा पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगा। हम अपने प्रोफेशन से कुछ भी कमाते हैं वो मेरा पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। हम केवल प्रॉफिट एंड गेन्स की बात करते हैं, लॉसेस की बात। प्रॉफिट इंक्लूड्स पॉजिटिव प्रॉफिट as well as negative profit. Gains includes positive gain as well as negative gain. तो प्रॉफिट और लॉसेस दोनों की बात करता है, लेकिन हम केवल इसको पॉजिटिव वे में देखते हैं। जैसे आप लोग बर्फ को देखते हैं, आइस को, उसका टेम्परेचर कितना होता है? माइनस। वो आप हीट के फॉर्म में कंपैरिजन करते हैं। प्लस होता है तो गर्म लगता है, माइनस होता है तो होता तो वो हीट ही है, एनर्जी ही है। हाँ या ना? हम लोगों ने कभी भी साइंस में कोल्ड नहीं पढ़ा, हमेशा वहां हीट पढ़ते थे। आइसक्रीम को भी, आइस को भी हीट में ही देखा जाता है, लेकिन वो माइनस में। इसमें माइनस में वही चीज यहां पर भी है, प्लस और माइनस। जरा देखो क्या है। बिजनेस किसी तरह का भी हो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में, प्रोफेशन किसी भी तरह का हो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में। एक तो एक्सेप्शन देखेंगे कौन से। बिजनेस साल भर चलना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं, एक महीना भी चल गया ओके है, अगर हमने उससे कुछ कमा लिया
1 घंटे बिजनेस किया, 1 घंटा साल भर में, क्या पीजीबीपी में आएगा? एक ट्रांजेक्शन किया, केवल 1 घंटा भी नहीं, केवल सिंगल ट्रांजेक्शन वॉज देयर, अगेन इट शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी, ये याद रखना। फ्रीक्वेंट वे में ट्रांजेक्शन हो वो जरूरी नहीं है, यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से इसका कोई लेना देना नहीं। क्लियर है? बिजनेस में क्या आता है? इट इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। प्रोफेशन में आता है, इट इंक्लूड्स वोकेशन, सो इवन इफ अ पर्सन कैरीज ऑन एनी एक्टिविटी नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी एंड नॉलेज, जरूरी नहीं कि एबिलिटी और नॉलेज हो, लेकिन आप कोई ऐसी एक्टिविटी कैरी करते हो ऑफ अ प्रोफेशनल स्टडी, डिग्री, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लिखा है? नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी एंड नॉलेज एक्वायर्ड आउट ऑफ प्रोफेशनल स्टडी, डिग्री और डिप्लोमेटिक, बट ऑन अकाउंट ऑफ इनबॉर्न टैलेंट, स्किल एंड एट्रीब्यूट, एनी इनकम डायरेक्ट फ्रॉम दिस शैल बी कंसिडर्ड एज प्रोफेशनल इनकम। अगर कोई सिंगर है, बाय बर्थ सिंगर सिंगर है, क्या उसका प्रोफेशन माना जाएगा? डिग्री नहीं है उसके पास, प्रोफेशन ही माना जाएगा। मेकअप आर्टिस्ट है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उसका इनकम क्या माना जाएगा? प्रोफेशनल। हाँ है ना? ये हमारे प्रोफेशन में जरूरी नहीं कि आपके पास डिग्री हो तो प्रोफेशन माना जाएगा, जैसे सीए हो गया, डॉक्टर्स हो गए, सीएस हो गए, सीएमए हो गए, एडवोकेट्स हो गए, ये प्रोफेशनल बाय डिग्री होते हैं। लेकिन कुछ बाय बर्थ होते हैं या उनके पास एबिलिटी या क्वालिटी होती है, भले डिग्री ना हो। क्लियर है? अच्छा, क्या कहता है सेक्शन 28, जरा ढंग से सुनेंगे। स्टार्ट होता है यहां से आपका पहला लाइन, बड़ा सिंपल है, जो ये बोलता है कि कोई भी इनकम अराइज होती है बिजनेस और प्रोफेशन से, कोई भी इनकम अराइज होती है किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन से, कैरिड ऑन बाय द एसएससी। क्या बोला? जो एसएससी कैरी ऑन कर रहा है, मैं एसएससी हूं, मैं अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन कैरी कर रहा हूं, उससे मुझे कोई प्रॉफिट या गेन अराइज होता है, शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। एक वर्ड मैंने बीच में स्किप कर दिया है, मैं फिर से बोलूं, एनी इनकम और गेन आर राइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम, लिखा होगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज से मतलब नहीं है, 10 बार ट्रांजेक्शन करना है, 15 बार करना है, एवन अ सिंगल ट्रांजेक्शन शैल हैव द इम्पैक्ट टू टैक्सेबिलिटी अंडर द हेड पीजीबीपी। हाँ या ना? पहला तो बड़ा आसान था सर, कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन जो हम पिछले साल कैरी ऑन करेंगे किसी भी समय, उसकी इनकम या गेन टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में। आसान है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे ने कहा सर वोकेशन क्या है? ये कारपेंटर को देखा है, पेंटर को देखा है, इलेक्ट्रिशियन को देखा है। Vocation refers to any activity on which a person spent predominant part of his life to earn income for livelihood. क्लियर है? नहीं, कोई भी बंदा जो कमाता है किससे? अपनी जीविका अर्न करने के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए, तो कई सारे बिजनेस प्रोफेशंस होते हैं, जैसे आपने पेंटर का देखा होगा, नहीं, कारपेंटर का देखा होगा, इलेक्ट्रिशियन का देखा होगा, कई सारे ऐसे प्रोफेशन है जिनको वोकेशन बोलते हैं, जो स्किल से आते हैं, जिसको सीखा जाता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, जरा ढंग से सुनना, इसको मत देखना, जो असाइनमेंट दिया गया है हम अपने हिसाब से इसको रीअरेंज कर रहे हैं। ठीक, पहला बताया गया आएगा उसी में से, चिंता मत करना है। कोई भी प्रॉफिट और गेन जो हम अराइज करते हैं अपने बिजनेस और प्रोफेशन से, कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, दैट वाज योर फर्स्ट पार्ट। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अगर कोई कमाता है इन इन इनकम से, अगर कोई कमाता है इन इन चीजों से, तो वो भी पीजीबीपी का पार्ट होगा।
इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी, मैंने क्या बोला? इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी, इफ प्रॉफिट कहां से आया उसके पास, इन तीन चीजों से कहां से आया, वो तीन चीजों की प्रॉफिट भी हमारी पीजीबीपी में ही जाएगी। अगर कोई एक्सपोर्ट एसएससी है, अगर कोई एक्सपोर्ट एसएससी है, ये वाला, अगर कोई एक्सपोर्ट एसएससी है, फोर्थ नंबर, अगर कोई, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं एक्सपोर्ट एसएससी, इसके पीछे का लॉजिक समझाना है कि क्यों ओनली एक्सपोर्टर नॉट इंपोर्टर। इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश असिस्टेंस और ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक, अगर इनको ट्रांसफर करके कुछ कमाता है, मेरी बात तो समझना, ट्रांसफर ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, थोड़ा अजीब लगेगा, नहीं समझ में आया? ओहो सर अजीब क्या लगेगा, अरे मैंने कहा एक्सपोर्ट एसएससी है, क्या ट्रांसफर कर रहा है? इंपोर्ट लाइसेंस ट्रांसफर कर रहा है, उल्टा नहीं लग रहा है? अच्छा, इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी, if he is getting the amount or amount under on account of cash assistance, अगर वो कैश असिस्टेंस पाता है, वो भी पीजीपीपी में टैक्सेबल होगा। सर ये अजीब लग रहा है, थोड़ा हट करके लग रहा है। इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक, ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक, ये ट्रांसफर ऑफ, अगर कोई एक्सपोर्ट एसएससी है, उसको कोई प्रॉफिट होता है ट्रांसफर करने से, पहला मैंने बताया इंपोर्ट लाइसेंस, कैश असिस्टेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक एंड द लास्ट वन ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक के ट्रांसफर पर कोई प्रॉफिट अर्न करे तो, ये चार चीजें हैं, तीन चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश असिस्टेंस एंड ड्यूटी ड्रॉबैक एक ही लाइन में लिख सकते हो। अच्छा, क्या मतलब है इसका, इसके पीछे की स्टोरी समझना चाहते हो, नहीं समझना चाहते? हुआ है क्या कि मिस्टर ए है और ये एक्सपोर्ट एसएससी है, यानी एक्सपोर्टर का काम करता है। ये यूएस को सामान बेचता है, किसको? अच्छा, सामान बेचेगा, अच्छी बात है, सामान होना चाहिए तभी तो बेचेंगे। इसने देखा इंडिया में अगर ये सामान खरीद रहे हैं तो थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है। चाइना ने कह रखा है अपने देश के लोगों को, इंडिया को बर्बाद करो, इकोनॉमिकली उसको गुलाम बना लो, जितना वहां के बिजनेसेस को खत्म करना चाहते हो खत्म करो, मेरा पूरा सपोर्ट और पैसा है तुम्हारे साथ। भाई उसकी इकोनॉमी 16 लाख करोड़ की है, हमारी इकोनॉमी 3 लाख करोड़ की है। अगर वो खत्म भी कर देगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर 3 लाख करोड़, तो भी उसके पास 12 लाख करोड़ बचेगा, हमारे पास 0 लाख करोड़ बचेगा, मेरी बात समझना। तो उसने कहा इंडिया को बर्बाद करो, उसके बिजनेसेस को कैप्चर कर लो, इतना पैसा लगाओ यहाँ पर, कंट्रोल अपना कर लो। अब वहां के बिजनेसमैन क्या करने लगे, जो सामान वो चाइना में खुद 10 रुपए का बेचते हैं, मान लेते हैं, वो इंडिया में 6 रुपए में बेच रहे हैं। नहीं समझे? 4 रुपए उनको कंपनसेट कौन कर रहा है? वहां की गवर्नमेंट कर रही है। अब बताओ, हम अगर मार्केट में जाते हैं तो हमको होली में वो चटकीला कलर दिखता है, गुलाल, एक होता है बहुत चमक होती है, दूर से ही नजर आता है देखो गुलाल बिक रहा है, एक होता है डल कलर का गुलाल, दूर से ही पता चल जाता है जो चमक चमक कर रहा है वो चाइनीज है, नहीं मालूम, और जो डल कलर का गुलाल है वो इंडियन है, और वो महंगा है, और जो चटक कलर है वो सस्ता है। दिवाली आती है तो जो लाइटिंग बिकती है मार्केट में, जो चमकीली होती है, बहुत ज्यादा चमक करती है, डिजाइनदार होती है, वो चाइनीज है और सस्ती है बहुत। वही इंडियन लो, बहुत महंगी पड़ेगी। तो आदमी क्या चाहेगा? पैसा बचाना चाहेगा। उस समय ये नहीं देखेगा इंडियन, अरे ये यही दे दो हमारे बजट में है कि नहीं?
इसी तरह उन लोगों ने टीवी हो गए, कई चीजें हो गई जहां पर उन लोगों ने अपना मार्केट कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, मोबाइल वगैरह हो गए, सस्ती चीजें डंप करते चले गए यहाँ पे। अब हमारे यहाँ एक एक्सपोर्टर है जो इंडिया का है और विदेश में सामान बेचता है। गवर्नमेंट ने कहा चलो हम चाइना को ऐसा सबक सिखाते हैं कि उसका दाम उसके ऊपर उल्टा पड़ जाए। अब 10 रुपए का सामान था, ये चाइना वाले यूएसए को 7 रुपए में सामान बेचते, चलो 8 रुपए में बेचते थे। उसने इंडिया को बर्बाद करने के लिए ना 6 रुपए में दिया था, हाँ या ना? तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा खरीदो इससे 6 रुपए में सामान और साथ में बेचो यूएसए को। नहीं समझे? नहीं, पक्की बात है। प्रॉब्लम आई, चाइना में वही सामान 10 रुपए का मिलता है, तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, खरीदो सामान चाइना से और उसी को प्रोड्यूस करके रिफॉर्म करके चाइना को ही सस्ते में बेचो। नहीं समझे मेरी बात? चाइना से सामान खरीदो, थोड़ा प्रोड्यूस करो, कुछ नया बनाओ और चाइना को ही सामान बेचो तो सस्ते में, उसी से सस्ते में खरीद कर उसी के ऊपर बेचो। हमारा क्या घाटा है? हम अपनी डोमेस्टिक बिजनेस को बर्बाद नहीं होने देंगे, बशर्ते आप अगर इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खरीदो। आप दूसरे देश से सामान खरीद रहे हो एक्सपोर्ट करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम लाइसेंस देंगे। क्या देंगे? जिसको कहते हैं इंपोर्ट लाइसेंस। क्या बोलते हैं? इंपोर्ट लाइसेंस। हम आपको इंपोर्ट लाइसेंस दे रहे हैं, उसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि आप साल भर में 1 लाख किलो, 2 लाख किलो, 10 लाख केजी मटेरियल आप इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम आपको मना कर देंगे। हम आपको एक इंपोर्ट लाइसेंस देते हैं और उस इंपोर्ट लाइसेंस में साफ साफ होगा कि भैया वो 10 रुपए का सामान जो आपको 6 रुपए में मिल रहा है वो 10 लाख किलो से ज्यादा आप नहीं बाई करेंगे, ताकि हमारी डोमेस्टिक एक्टिविटीज पर फर्क ना पड़े, डोमेस्टिक बिजनेस ना अफेक्टेड हो। बात समझ में आई? क्लियर है? अगर गवर्नमेंट ने मुझे 10,000 केजी बाय करने के लिए बोला है, कितना? 6 रुपीज के हिसाब से, तो मैं कितना बचा ले रहा हूं? जरा ढंग से सोचो। अगर मैं यही सामान इंडिया से बाई करता तो मुझे 10,000 किलो 10 रुपए के हिसाब से पड़ता, मान लेते हैं, तो मेरा 4 रुपए का ज्यादा परचेस कॉस्ट लगता। परचेस कॉस्ट बढ़ने का मतलब है प्रॉफिट कम होना, और मेरा काम तो एक्सपोर्ट करना है। क्या काम करना है? तो इंडियन इंडस्ट्री अनअफेक्टेड है, हमको लाइसेंस मिल गया 10,000 किलो खरीदने का 6 रुपए के हिसाब से। मैं छोटा क्वांटिटी ले रहा हूं, बड़ी क्वांटिटी होती है। अब एक बात बताओ, ये लाइसेंस मिला तो मुझे 10,000 किलो पर कितने रुपए के हिसाब से फायदा मिल रहा है? 4 रुपए के हिसाब से। यानी आई कुड हैव अर्न ₹40,000 इन माई पीजीपीपी, या आई कैन सेव, हाँ है ना? अब मैंने इसमें से केवल 6,000 किलो खरीदा अब तक, और 4 रुपए मैंने बचा लिए। मैंने कितने बचा लिए? 24,000। एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट हैज बीन चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड पीजीपीपी। नाउ व्हाट अगेन? अभी मुझे 4,000 किलो और खरीदना था, तब तक मुझे लगता है नहीं, मेरा ये इंपोर्ट लाइसेंस मेरे काम का अब नहीं है। मेरा ये इंपोर्ट लाइसेंस मेरे काम का नहीं। मैंने इस इंपोर्ट लाइसेंस को सेल कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया, सेल कर दिया। ट्रांसफर कई चीजें होती, सेल, एक्सचेंज, कई चीजें आ जाती हैं उसमें। मैंने उस अपने इंपोर्ट लाइसेंस को ट्रांसफर कर दिया। जिसको मैंने बेचा है वो तो कमाएगा, जिसको मैंने बेचा है वो तो कमाएगा। वो कितना कमा सकता है? 4,000 पर 4 रुपए के हिसाब से 16,000 रुपए कमा सकता है। मैंने उससे कहा देख, तू 16,000 कमा सकता है, मुझे 4,000 दे दे, 6,000 दे दे, बाकी तू कमा।
नहीं समझी? 16,000 कमा सकते हो ना? जो लाइसेंस मैं तुम्हें दूंगा उससे कितना कमा सकते हो? 4,000 किलो पर 4 रुपए के हिसाब से 16,000 तुम कमा सकते हो, कम दाम पर खरीद लोगे मार्केट से। एक काम करो, मैंने लाइसेंस लिया है, चलो 6,000 में मैं तुम्हें दे रहा हूं, अभी भी तुम कितना कमा सकते हो? 10,000। 16,000 उधर से, 6,000 जो हमको दिए। हमको जो 6,000 मिला वो कहां से मिला? वो लाइसेंस बेचने से। उस लाइसेंस को अगर मैं रखता तो मुझे कितने का फायदा होता? 16,000 का। अब मैंने वो लाइसेंस नहीं रखा, उसको मैंने बेच दिया, तो अब मुझे कितना फायदा हुआ? 6,000। लाइसेंस मेरे लिए कैपिटल एसेट होती है, उसको अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल गेन होना चाहिए। फर्नीचर बेचा तो कैपिटल गेन होता है, बिल्डिंग बेची तो कैपिटल गेन होता है, उसी तरह लाइसेंस बेचा तो कैपिटल गेन होना चाहिए। कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन ये वो लाइसेंस है, वो वाला लाइसेंस नहीं है, कुछ अलग तरह का लाइसेंस है, जिससे हम अपनी प्रॉफिट ऑफ बिजनेस को बढ़ा सकते थे। नाउ आई एम लूजिंग दैट बिजनेस प्रॉफिट, and against losing that business profit I am earning something by transferring it. I am earning rupees 6,000। अब ये बताओ, ये 6,000 उस 16,000 के बदले ही तो कमा रहे हैं, जो कमा सकते थे। तो उस लॉस का ही तो कंपनसेशन है। किस लॉस का? उस 16,000 का, जो कहाँ हो सकती थी? पीजीबीपी में। तो ये 6,000 की इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? पीजीबीपी में। अब समझ में आई बात? क्लियर है? अदरवाइज अगर नॉर्मली हमसे कोई पूछे तो लाइसेंस का ट्रांसफर कैपिटल गेन होता है, बट दिस इज नॉट दैट टाइप ऑफ लाइसेंस विच विल सी इन फ्यूचर इन आर कैपिटल गेन चैप्टर। वो डिफरेंट टाइप का लाइसेंस है, नॉर्मली दूसरे लाइसेंस। लेकिन ये इंपोर्ट लाइसेंस था। किस इंपोर्ट लाइसेंस था? किसके पास था? एक्सपोर्टर के पास था। हम किसी और लाइसेंस की बात नहीं कर रहे। क्लियर हुआ? तो इन केस ऑफ एनी एक्सपोर्टर, profit on sale of import license shall be charged to tax under the head PGBP। याद रहेगा? पक्का? दूसरा, कैश असिस्टेंस। जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, चाइना ने अपने लोगों को कहा हमसे कैश ले लेना, सस्ते दाम पर माल बेचो, हमसे कैश ले लेना। तो लोगों ने सस्ते दाम पर माल बेचना शुरू किया। यही चीज इंडियन गवर्नमेंट भी तो कर सकती है। यही चीज इंडियन गवर्नमेंट भी तो कर सकती है। जाओ चाइना का मार्केट तोड़ो, जितना तुम्हें घाटा होगा हमें बता देना, हम उतना तुम्हें कैश असिस्टेंस देंगे। तो अगर कोई एक्सपोर्टर है, कंपटीशन बीट करने के लिए वो सस्ते दाम पर माल बेचता है आउटसाइड इंडिया, गवर्नमेंट के असिस्टेंस का एश्योरेंस मिलने के कारण, तो जितना उसको कैश असिस्टेंस मिलेगा वो उसका पीजीबीपी ही तो होगा। अगर वो पूरे नॉर्मल दाम पर सेल करता तो पूरा पीजीबीपी का इनकम होता। उसने कम दाम पर सेल किया तो डिफरेंस तो वो गवर्नमेंट से ले रहा है, कैश असिस्टेंस कहाँ टैक्सेबल होगा? दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सेल वैल्यू। हाँ है ना? तो ये भी हमारा टैक्सेबल होता है पीजीबीपी में। इन द सेम वे ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है? कस्टम पढ़ोगे तुम लोग, कस्टम्स लॉ, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बताया जाता है। अगर आपको ड्यूटी रिफंड होती है, ड्यूटी ड्रॉ बैक करना, ड्यूटी वापस लेना, ड्यूटी का अमाउंट, पहले तो आप ड्यूटी को एडजस्ट करो। इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डू द एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटी इन एनी अदर वे, आप ड्यूटी आपके पास बची हुई है यूज करने के लिए, 5 लाख रुपए आपने ड्यूटी का गवर्नमेंट को पे किया। अब आप कहते हो कि गवर्नमेंट ये ड्यूटी मैंने जो पे की इसका मुझे क्रेडिट दो। अगर आपको क्रेडिट नहीं मिल पाता है तो गवर्नमेंट कहती है पैसा वापस ले लो, रिफंड ले लो एक तरह से। हाँ या ना? पैसा वापस हो जाता है। हम विदेश में माल बेचें, चलो थोड़ा और गिर कर समझाते हैं। होता क्या है कि तुम लोग लॉ नहीं पढ़े हो, कस्टम लॉ, हो सकता है दिक्कत हो रही है। अब समझो ऐसे, हमको विदेश में सामान बेचना है, वहां वर्ल्ड लेवल की कंपनियां आ रही हैं, चाइनीज करिए हम 15 रुपए में बेचेंगे इन टर्म्स ऑफ रुपीज, हम 15 रुपए में बेचेंगे। कोरियाई कंपनी कहती है हम 14 रुपए में बेचेंगे, कोई कहता है 16 रुपए में बेचेंगे, इंडियन कहती है हम 18 में बेचेंगे। तो भैया तू बाहर जा, तू यहाँ क्यों खड़ा है जब 18 में बेचना है? तो तुम तो बीट वैसे ही किनारे कर चुके हो, हार चुके हो। आगे क्या लड़ोगे? फाइट कहां से करोगे जब तुम्हारा रेट ही हाई है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कोई दिक्कत नहीं, लड़ो। चाइनीज 14 में दे रहे हैं ना, तू भी 14 में फाइट कर, अपनी क्वालिटी बता।
जो डिफरेंस अमाउंट है ना हमसे ले लेना। तो एक मिनट, ये एक तरीका हुआ कैश रेजिस्टेंस का। ये कौन सा तरीका हुआ? कैश रेजिस्टेंस। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 18 रुपए पर तुम्हारा सामान है, कौन खरीदेगा? कोई तरीका ढूंढो। मैंने गवर्नमेंट से कहा भाई तूने मेरे ऊपर टैक्स लगा रखा है, तूने मेरे ऊपर, दूसरे देश की सरकारें दूसरे देशों में सामान एक्सपोर्ट करने पर टैक्स नहीं लेती हैं, तूने टैक्स लगा रखा है, अगर तू टैक्स हटा दे तो मेरा सामान कॉम्पिटेटिव हो जाएगा, 14 रुपए में मेरा भी आ जाएगा, 13.5 में आ जाएगा, 14.5 में आएगा, हम फाइट कर सकते हैं, टैक्स तो हटाओ। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी ड्रॉ बैक कर देंगे, तुम सामान बेच लो, यहां से तुम ड्यूटी ड्रॉ बैक ले लेना। अब बात समझ में आई? क्लियर है? तो जाहिर सी बात है, अब मैं वहां पर सस्ते में अभी तक तो मैं सामान वहां महंगे में कोट कर रहा था, अब मैं वहां सामान सस्ते में कोट करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो भी ड्यूटी मैंने गवर्नमेंट को दे रखी है वो मुझे वापस मिल जाएगी। तो जो मैंने ड्यूटी दे रखी है, मेरा पीजीपीपी का लॉस हो रहा था, अब वो मुझे वापस मिल जाएगी, तो पीजीपीपी का प्रॉफिट हो जाएगा। अब बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो पहला हुआ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, दूसरा हुआ ड्यूटी ड्रॉबैक, तीसरा कैश रेजिस्टेंस, और लास्ट है ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। अब ये क्या बोला है? डीईपीबी। ये ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक क्या है? सुनना ढंग से। गवर्नमेंट ने आपको एक पासबुक दे दी, गवर्नमेंट ने कहा तुम रेगुलर सेल करते हो, आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्टर एसएससी हो, विदेश में माल बेचते हो, हमारी सपोर्ट एक लिमिट तक ही रहेगी, अनलिमिटेड नहीं रहेगी। तुमसे हम 5 लाख रुपए ड्यूटी लेते, तुमसे हम 5 लाख रुपए ड्यूटी लेते, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए तक की ड्यूटी मैं दे रहा हूं। नहीं सर, समझ में नहीं आई बात। गवर्नमेंट कह रही है ये पासबुक पकड़ो, इसमें लिखा है 5 लाख रुपए ड्यूटी। क्या लिखा है? इस पासबुक पे लिखा है 5 लाख रुपए की ड्यूटी। तुम जब जब सामान बेचते तब तब हमको एक्सपोर्ट पर ड्यूटी देते, हाँ या ना? पक्की बात है? तुम देना मत, इसमें से माइनस कर, हमने तुम्हारे खाते में 5 लाख चढ़ा दिए, जितना ड्यूटी तुम हमको देते अब मत देना, इस ड्यूटी में से मेरा ही पैसा हमको वापस करना, हमको देना मत, जितना इंटाइटलमेंट है तुम्हारा इसमें से माइनस करते जाना। क्या दिक्कत? एक तरह से स्क्रैच कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, क्या है, एक लिमिट दे दी हाथ में, आप उतना यूज करो, एक तरह से वो लिमिट दे दी। अब आपको जो ड्यूटी देनी है अपनी जेब में से मत दो, इस पासबुक में से माइनस करो, इस पासबुक में से माइनस करो, 5 लाख की क्रेडिट है, 5 लाख पूरा माइनस करवा लो, उसके बाद जो बनेगी वो आपको देना पड़ेगा अपनी जेब से। अब बात समझ में आई? ये तो ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक है। मैंने अब तक 2 लाख रुपए की ड्यूटी यूज की है, कितने की? 2 लाख की। अभी कितनी पड़ी हुई है? 3 लाख में यूज कर सकता हूं। अगर मैं ये 3 लाख की ड्यूटी यूज कर लूं तो मेरा बिजनेस का प्रॉफिट ही तो बढ़ा, हमको अपनी जेब से खर्चा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैंने 3 लाख की ड्यूटी यूज करने से पहले पहले मैंने ये पासबुक बेच दी किसी दूसरे को 50,000 में, जा भाई अब तू यूज करना, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए, मैं वो सब नहीं पढ़ा रहा। मैंने 50,000 में दूसरे को ट्रांसफर कर दी, मुझे फायदा कितना हो सकता था? अब कितना हुआ? नुकसान कितना हुआ? कुछ नहीं। उस 3 लाख रुपए के फायदा न लेने के बदले में मुझे केवल 50,000 मिला। वो 3 लाख का फायदा होता तो मेरे किस हेड में जाता? पीजीपीपी में। अब उस लॉस के अगेंस्ट मुझे 50,000 मिला है तो वो कहां जाएगा? पीजीपीपी में। बात समझ में आई? क्लियर है? इसको हम कहते हैं ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। तो इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी, एनी ऑफ दीज फोर, फर्स्ट वन है ट्रांसफर ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश असिस्टेंस, ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक, और लास्ट है आपका एक और जो मैंने आपको नहीं बताया, और वो जब आप सीए फाइनल वगैरह सीएमए फाइनल में जाएंगे, कस्टम्स लॉ पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको ये समझ में आएगा कि ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट क्या होता है। रिप्लेनिशमेंट का मतलब होता है खाली करो और भरो,
फिलहाल उतना टेक्निकल तुम लोग को जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? क्लियर, छोड़ देते हैं, लेट इट बी। बस इतने चार चीजें याद रखना तुम लोग। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश असिस्टेंस एंड ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। रिप्लेनिशमेंट वाला है कि खाली करो और भरो, ये ड्यूटी खाली, फिर तुम्हारे खाते में क्रेडिट, ये खत्म करो फिर तुम्हारे खाते में क्रेडिट। मेरी बात समझ के, ड्यूटी रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट है, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? कहानी सुनोगे एक, दो चीजें मैंने अब तक बताई हैं। पहला, any profit or gain arising from business or profession carried on by the SSE at any time during the previous year. Second मैंने बताया in case of an export SSE due, पहला बताया ट्रांसफर ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक, कैश असिस्टेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक। थर्ड अब हम बताने जा रहे हैं आपको। हुआ क्या कि मैं जा रहा था, मैं अपने घर आया, मेरा एक बिजनेस है, निरमा कंपनी की एजेंसी मान लेते हैं। तो निरमा कंपनी की एजेंसी है, सामान बेचे, घर आए। कंपनी ने कहा कितना सामान बेचते हो? मैंने कहा साल भर में हम 5 करोड़ का बेचते हैं, निरमा कंपनी का। कंपनी ने कहा अरे बहुत कम है। तुरंत उठा करके मेरी एजेंसी उसको दे दी। अब राघव चलाने लगा। राघव ने 1 साल के अंदर 10 करोड़ का सामान बेच दिया। कितने का? इसका मतलब हम कंपनी को गलत कर रहे थे। मैं 5 करोड़ सेल दे रहा था, उसने कितनी देनी शुरू की? 10 करोड़ की सेल देनी शुरू की। कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी फूल कर कुप्पा। एक दिन ये थका हारा घर पे आया, जैसे इसने अपना दरवाजा ऑन किया, मतलब सॉरी ओपन किया, पैर के नीचे सरसर आवाज आई। लाइट ऑन की तो एक लिफाफा पड़ा हुआ था। लिफाफा ओपन किया, लिफाफा मतलब एनवलप। तो लिफाफा मैंने मतलब पता नहीं समझ में आया लिफाफा क्या होता है। तो एनवलप था, एनवलप इसने उठाया, ओपन किया, उसमें लिखा था कंपनी आपके काम से बड़ी खुश है, कंपनी आपको फॉरेन टूर दे रही है, आप जाएं अमेरिका में 4 दिन 3 रातें, नहीं 4 दिन 5 रातें घूम करके आए, ये टिकट है आपकी। और साथ साथ नीचे 3 लाख रुपए का कैश वाउचर है, वो यूज कर लेना। टोटल मिलाकर आपको 7 लाख रुपए का बेनिफिट मिल रहा है। कितने का? 7 लैक्स का। हाँ, सारी की सारी थकावट मिट गई। तुरंत पैकिंग किया और एयरपोर्ट, 2 दिन पहले एयरपोर्ट पहुंच गया। अच्छा, गया घूम घाम करके वापस आया, थक हार करके। फिर इसने अपना दरवाजा खोला, जैसे ही खोला पैरों के नीचे फिर सरसर आवाज आई। लाइट ऑन की, एनवलप था, उठाया, उस पे लिखा था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसने एनवलप खोला, उस पे लिखा था कंपनी ने आपको 7 लाख रुपए का फायदा दिया है, ये आपका पीजीबीपी है, आपकी इनकम में जोड़ लिया जाएगा। क्या ऐसा है? तुम लोग बताओ। कहानी तो बता दी, अब तुम लोग बताओ रिजल्ट क्या होगा। नहीं बताओगे आज? मैं बोलूं? अरे पीजीबीपी है। अगर मैंने कंपनी का माल 5 करोड़ न बेचकर मैं 5 करोड़ बेचता था, ये 4 करोड़ बेचता, तो कंपनी फूल कर और कुप्पा हो जाती। क्यों? तब कंपनी इसको दो दो बार का टिकट देती। हाँ, अगर मैं 5 करोड़ की सेल कर रहा था, कंपनी दुखी थी, इसको दे दी, और ये 4 करोड़ की सेल करता तो कंपनी और खुश हो जाती। हाँ, तो इसको क्यों दिया वो इनाम? क्योंकि इसने कंपनी का बिजनेस अच्छा किया। हाँ या ना? उस बिजनेस अच्छा करने के कारण इसको वो फायदा मिला है। अब बात समझ में आई? ये है आपका
द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट, पॉइंट नंबर 5 में दिया होगा, और परक्विजिट्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट। चाहे आपको कह दे कंपनी की यहाँ तो आप विदेश जाओ 7 लाख रुपए खर्च करके आओ, यहाँ तो 5 लाख रुपए कैश ले लो, वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट। अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस, इंपॉर्टेंट वर्ड है, और एक्सरसाइज ऑफ द प्रोफेशन, आपके अच्छे बिजनेस और प्रोफेशन की एक्टिविटी के कारण आपको ये फायदा मिल रहा है, बेनिफिट और परक्विजिट्स, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द बेनिफिट, अदरवाइज यू वुड नॉट बी कैपेबल टू गेट इट, अदरवाइज आपको ये बेनिफिट नहीं मिलता। क्लियर है? ये हमारा जाएगा पीजीबीपी में, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइजिंग ऑफ द प्रोफेशन। 3 चीजें समझ में आई? मैं फिर से एक बार बोलूं, the profit or gain, any profit or gain from arising from business or profession carried on by the SSE at any time during the previous year. That was the first part and was very easy. Second मैंने बताया था, in case of an export SSE, profit on transfer of import license, profit on transfer of duty entitlement passbook, तीसरा cash resistance, fourth one is duty drawback. Third मैंने बताया the value of any benefit or perquisites whether convertible into money or not arising from business or exercising of the profession. कहीं कोई प्रॉब्लम आई? पॉइंट नंबर 2 बोलूं, कहानी सुनना। कोई कंपनसेशन मिलता है या कोई अमाउंट मिलता है इन इन चीजों के अगेंस्ट, कौन सी चीजें मैं जरा बताने जा रहा हूं। कोई कंपनसेशन या कोई अमाउंट रिसीव्ड होता है इन इन चीजों के अगेंस्ट। मेरा किसी कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट था कि मैं उसको 5 लाख किलो सामान बेचूंगा 10 रुपए के हिसाब से 1 साल के अंदर। उसके बाद हुआ क्या, अचानक सामान का दाम बढ़ गया। इसमें यह था कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट और मॉडिफाई करेगा तो जो टर्मिनेट और मॉडिफाई करेगा वो कंपनसेशन दूसरी पार्टी को 2 लाख रुपए देगा। अगर बायर टर्मिनेट करेगा या मॉडिफाई, टर्मिनेट मतलब अब तुमसे सामान नहीं खरीदना, मॉडिफाई मतलब चेंज करना, रेट्स को लेकर बढ़ाना या घटाना। इसी तरह सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो। तो कोई भी पार्टी अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट और मॉडिफाई करती है तो उस केस में जो टर्मिनेट या मॉडिफाई करने वाला पार्टी होगा वो दूसरी पार्टी को कंपनसेशन देगा 2 लाख रुपए। तो अगर मान लो मैंने आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया 1 लाख किलो सामान 10 रुपए के रेट पर मैं दूंगा साल भर, मान लेते हैं 1 लाख किलो 10 रुपए पर मैं दूंगा साल भर हर महीने। अचानक उस सामान का दाम बढ़ गया मार्केट में, तो मैं आपको क्यों बेचूं? मार्केट में दाम 15 रुपए हो गया है, मैं आपको क्यों बेचूं? क्यों ना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूं और सामान को 13 रुपए में 15 रुपए में बेचूं, तो भी मैं ज्यादा फायदे में रहूंगा। ये कौन सी बुद्धिमानी है, 10 रुपए में बेचो? अरे भैया आपको नुकसान ज्यादा हो रहा है, आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करो या उससे कॉन्ट्रैक्ट करो कि इसको मॉडिफाई करो, 13 रुपए पर लाओ, 14 रुपए पर लाओ। अगर वो मॉडिफाई करने को तैयार हो जाए तो भी आपको 2 लाख देने पड़ेंगे, या हो सकता है टर्मिनेशन में ज्यादा कंपनसेशन देना पड़े। तो अपना हिसाब किताब लगा लो, फायदा कहाँ घाटा कहाँ। क्लियर है? तो अगर आप टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन करते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो उस केस में जो कंपनसेशन जाएगा वो भी पीजीबीपी में ही जाएगा, क्योंकि हमें जो फायदा हो सकता था वो पीजीबीपी में हो सकता था। अब मुझे घाटा हो रहा है और घाटा होने के बदले मुझे कंपनसेशन मिल रहा है, तो कहाँ जाएगा? पीजीबीपी में ही जाएगा। ठीक है ना? पक्की बात है, जाहिर सी बात है। टर्मिनेट वो करेगा, मॉडिफाई वो करेगा जिसको अब घाटा हो रहा है। अब वो दूसरे पार्टी के सामने रखेगा अब तेरे को घाटा हो उसके साथ वो एग्रीमेंट कम करेगा या ज्यादा करेगा जो भी। तो कहा गया कि एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू रिसीव्ड बाय एनी पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ, जो आदमी रेसिपिएंट है उस कंपनसेशन का उसके बारे में बात की गई। वो कोई भी पार्टी हो सकता है, बायर भी हो सकता है या सेलर भी हो सकता है। जिसको मिलेगा हम उसकी बात कर रहे हैं, जिसको ऐसा कंपनसेशन मिलेगा हम उसकी बात कर रहे हैं। हो सकता है बायर ने ये प्रपोजल रखा हो टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन का, हो सकता है सेलर ने रखा हो टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन का।
बायर इसलिए रख सकता है 10 रुपए में, तुम सामान, तुमसे एग्रीमेंट हो गया है, अब मार्केट में उसका दाम 6 रुपए हो गया, मैं क्यों खरीदूं भाई तुमसे 10 रुपए में? तुम तो कहोगे और चाहिए, और चाहिए, अरे भैया नहीं चाहिए, अब टर्मिनेट करो या मॉडिफाई करो, दोनों तरफ से कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो उसके केस में कहा एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव बाई एनी पर्सन, तो रेसिपिएंट जो होगा उस कंपनसेशन का, उसके बारे में। टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एनी इंडियन कंपनी और अदर कंपनी, तो अदर कंपनी जब वर्ड आता है तो वहां पर फॉरेन कंपनी भी आ गई। क्यों ऐसा लिखा है इंडियन कंपनी और अदर कंपनी? इंडियन कंपनी तो इंडियंस हो गई जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, अदर कंपनी मीन्स जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। बात समझ में आई? तो अदर कंपनी इंक्लूड्स फॉरेन कंपनी। तो कोई भी कंपनसेशन जो रेसिपिएंट को मिलता है किसके कारण, टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एनी इंडियन कंपनी और अदर कंपनी, दैट्स इट। एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव बाय एनी पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ, पॉइंट नंबर 2, जरा ढंग से सुने। ऊपर वाले में केवल कंपनी की बात हुई थी और उसमें फॉरेन कंपनी शामिल थी, लेकिन अब यहां पर कहता है टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एनी इंडियन फर्म और इंडियन एजेंसी, यानी जिससे, किससे रिलेटेड है ये कंपनसेशन, किससे मिल रहा है, इंडियन फर्म और इंडियन एजेंसी। ऊपर क्या था, इंडियन फर्म और अदर, इंडियन कंपनी और अदर कंपनी, हाँ या ना, पक्की बात है, क्लियर हुआ दोनों। पहला कहता है एनी एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव बाय एनी पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एनी इंडियन कंपनी और अदर कंपनी, एनी टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंडियन फर्म और इंडियन एजेंसी, ठीक है ना। एक एग्जांपल दिया हुआ है, समझ में आ जाएगा, मुझे नहीं लगता उसमें दिक्कत आएगी, बोल दूं। Mr. A was the distributor of a company for South India. During 22-23, company modified the contract of agency, and in future, Mr. A will be distributor of a city only. In lieu of such modification, the company compensate Mr. A with rupees 5 lakh. कंपनी ने 5 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया। इट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी, ठीक है। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी में डिफरेंट टर्मिनेशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है, उसका कंपनसेशन पीजीबीपी में ही जाएगा। अभी तक हमने 4 पॉइंट बताए आपको, कितने, 4। जरा देखते हैं कौन कौन से। पहला मैंने बताया एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दूसरा मैंने बताया इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी, ट्रांसफर ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश असिस्टेंस। नेक्स्ट मैंने बताया द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट्स अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, whether convertible into money or not. Next मैंने बताया any compensation due to or received by any person on account of termination or modification in terms of a contract relating to any Indian company or other company, termination or modification in terms of a contract relating to any Indian agency or Indian firm. Is it clear? अब आते हैं नेक्स्ट। कोई भी कंपनसेशन मिलता है, पॉइंट नंबर 9 है, कोई भी कंपनसेशन मिलता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, एनी अमाउंट रिसिव्ड और रिसीवेबल। सुनना, कहानी है, पहले कहानी समझ लोगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये स्टोरी बहुत पुरानी है जो मैं एग्जांपल देने वाला हूँ, और रियल स्टोरी है, लेकिन इसमें मिर्च मसाला मैंने डाला है, ठीक है ना, ट्विस्ट किया है ताकि समझने में आसानी हो। हुआ था, तुम लोग को शायद ये मालूम नहीं, मम्मी पापा शायद बता दें तो अच्छी बात है। ये केस है 91 92 के अप्रोक्स 93, हम लोग बहुत छोटे थे। तो 94 95 के आसपास की बात होगी, अप्रोक्स उसी के आसपास की। तो हुआ क्या कि अचानक न्यूज चैनल, उस समय ये टीवी चैनल्स नहीं होते थे, केवल एक दूरदर्शन चलता था। रात को 9 बजे न्यूज आती थी, 8:30 से 9 या 9 बजे से न्यूज चैनल स्टार्ट होता था। एक दिन अचानक न्यूज में आया कि एक आदमी ने पानी से पेट्रोल बनाना
मेथड बना लिया है। किससे? पेट्रोल। अब न्यूज चैनल पे आया और ये रियल की घटना है, तो हम लोग के घर में भी भाई पानी से पेट्रोल, तो कहानी बनने लगी, ऐसे नल चलाएंगे, ऐसे पानी पियेंगे नहीं, अब भरेंगे उसको पेट्रोल की तरह। दिमाग में इस तरह की ख्वाब आने लगे सबको, अलग अलग गॉसिपिंग्स होने लगी। उस आदमी से बात हुई तो उसने कहा ठीक है हम शनिवार को आप लोगों को बताएंगे पानी से पेट्रोल कैसे बनता है। अब यहाँ तो बात सही होगी या तो, लेकिन कोई ऐसा कैसे करेगा? न्यूज चैनल पर आ रहे हैं, करे हम सैटरडे को इसका फॉर्मूला बताएंगे। सैटरडे को सारे लोग अपने अपने घर पे बैठ गए फॉर्मूला देखने के लिए। अब हमारी ओर से अब आगे की कहानी है। कुछ मिलाया विलाया पेट्रोल नहीं बना, फिर कुछ मिलाया विलाया पेट्रोल नहीं बना, थक हार करके चला गया, टीवी बंद। अब फ्लैशबैक में जाते हैं। जिस दिन उसको ये फॉर्मूला डिस्क्लोज करना था उसके एक रात पहले हम लोग जाते हैं। दरवाजा खटखटाया उसका, दरवाजा खोला तो बाहर ऊंट के साथ शेख लोग खड़े थे। ठीक है। उन लोगों ने कहा बेटा कल तू अगर ये फॉर्मूला बता देगा तो हम लोग का देश तो खत्म, तुम लोग पानी भी पियोगे तुम लोग पेट्रोल भी बनाओगे, तो हम लोग तो कहीं के ना रहे। तब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो ये 100 करोड़ ले लो या तो गोली खाओ। क्या चाहते हो? क्या चाहेगा वो? 100 करोड़? कहेगा माई बाप आइए चाय वाय पी कर जाइए और 100 करोड़ दे कर जाइए, हम कल भूल जाएंगे पानी से कैसे पेट्रोल बनाते हैं। अगले दिन वो भूल गया। अब ये कहो कि वो जो 100 करोड़ उसको मिला वो किस नेचर का था? हाँ, अगर वो इसको पेटेंट करवा लेता और फॉर्मूला सक्सेसफुल हो जाता तो उसको हर कंपनी पानी से पेट्रोल बनाने का फॉर्मूला देने के बदले रॉयल्टी देती, उसको जन्म भर का प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता। अब वो नहीं हो पाएगा, उसी लॉस के अगेंस्ट ही तो इसको मिला है ये 100 करोड़। बात समझ में आई? तो जो प्रॉफिट हो सकता था बिजनेस का अब वो नहीं होगा, उसके अगेंस्ट ये कंपनसेशन मिला है, ये भी तो प्रॉफिट अगेंस्ट लॉस है। बात समझ में आई? क्लियर है? ये वही है। ढंग से सुनेंगे, इसमें माइनर चेंज रहेगा। क्या कहता है? एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल अंडर एन एग्रीमेंट फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी और प्रोफेशनल एक्टिविटी। हमको कोई पैसा मिल रहा है किसी बिजनेस एक्टिविटी या प्रोफेशनल एक्टिविटी को ना करने के अगेंस्ट। अब मैं पेंसिल बनाने का काम स्टार्ट कर दूं, जैसे नटराज कंपनी की पेंसिल आती थी, नटराज कंपनी की पेंसिल आती थी, हर कोई जाता था नटराज कंपनी की पेंसिल खरीदता था। अचानक मार्केट में एक अप्सरा कंपनी आ गई, उसकी पेंसिल्स बिकने लगी, बहुत ज्यादा बिकने लगी। अब डोम्स की भी आ रही है इस समय, है कि नहीं? तो जब अप्सरा की आई तो नटराज कंपनी का मार्केट गिरा, थोड़ा तो शेयरिंग हुआ। अब डोम्स की आई तो नटराज पहले से ही अलर्ट था, अब और गिरेगा। तो तुरंत डोम्स के पास क्या कहता है, "एक काम कर, तू पेंसिल की जो मशीनें मंगवाया है ना बनाने की मत बना, हमसे ये 100 करोड़ रख ले, पेंसिल बनाने का काम तू नहीं करेगा, तू केवल इरेजर बना, शार्पनर बना, रूल बना, रूलर होते हैं वो बना, ये सब बना, लेकिन पेंसिल ना बना।" अगर वो पैसा रख लेता है डोम्स वाला, क्या होगा? पीजीबीपी, क्योंकि उसका प्रॉफिट तो हो सकता था, उस प्रॉफिट के ना होने के अगेंस्ट हमको ये कंपनसेशन मिला है, दैट इज अगेंस्ट द पीजीबीपी, दिस इज योर पीजीबीपी। बात समझ में आई? तो एनी कंपनसेशन एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी। ओ मैंने बिजनेस बंद करने के लिए नहीं बोला, आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्टॉप यू टू डू अ सर्टेन एक्टिविटी। पूरा बिजनेस क्लोज या शट डाउन करने के लिए नहीं दिया गया कंपनसेशन। किसके लिए दिया गया है? कई बिजनेस एक्टिविटीज में से कुछ एक्टिविटीज या किसी एक एक्टिविटी को बंद करने के लिए, आप बाकी बिजनेस अपना चलाते रहो। क्लियर हुआ? इसीलिए इंपॉर्टेंट है, नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी, नॉट ऑल द एक्टिविटी, नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू अ बिजनेस और प्रोफेशन। इज इट क्लियर? नॉट, अगेन नॉट,
एनी अमाउंट रिसिव्ड और रिसीवेबल फॉर नॉट, पहला था फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी, दूसरा फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, बोलने दो, नो हाउ ये क्या होता है? ये वही है कहानी कि उसने अपना फॉर्मूला नहीं बताया, उसने अपना फॉर्मूला नहीं बताया, और उस फॉर्मूला ना बताने, नो हाउ ना बताने के कारण, ना शेयर करने का उसको कंपनसेशन मिला। अब मान लो अचानक एक आदमी आए, सुनना, मार्केट में कहे हमने तो एक ऐसी चिप बना ली है जो यहाँ माइंड में चिपका दो अंदर, ठीक है, आपको टेलीफोन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोबाइल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आंख बंद करोगे, ऐसे ट्रिगर करोगे, वो आपका दिमाग पढ़ लेगा, फोन डायल हो जाएगा, आंख बंद करके आप बात कर लोगे, जैसे वो समझ रहे, देखो आंख बंद तो हाँ, तो आप वहां फोन डायल हो जाएगी, वो आदमी भले फोन उठाए, लेकिन आपको फोन उठाने और ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंख बंद करोगे, कट तो कट आ सकता है, होगा ही, आने वाले समय में वही होगा, एक चिप लग जाएगी, बैठे बैठे कहीं भी रहेंगे, वहीं से बात हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा किसी को कि क्या बात कर रहे, मुंह भी नहीं हिलेगा। हाँ भाई, होगा ही। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये चिप आज ही बन जाए, जो 20 साल बाद आनी है, 25 साल बाद आनी है, वो आज ही बन जाए, अच्छा है या नहीं? अच्छा है या नहीं? कितना बड़ा नुकसान होगा इन कंपनियों को जिनकी मोबाइल ऑलरेडी है मार्केट में। सोचो, अरबों रुपए का उनका स्टॉक डंप हो जाएगा, कोई खरीदने नहीं जाएगा, खत्म, सारा उन लोग का रिसर्च एंड डेवलपमेंट जीरो। कौन चाहेगा, कौन कंपनी, वो तो सब चाकू छुड़ा लेकर उसके दो पीछे दौड़ जाएंगे, सुपारी देने लगेंगे, मार डालो उस आदमी को जिसने बनाया है, मेरी बात समझू, बैठ जाएंगी कंपनियां बड़ी बड़ी। तो भैया, हर चीज सिस्टमेटिक, जैसे कहा जाता है कि जो सोनी कंपनी है या जापानीज कंपनी है, वो आज से 20 साल आगे का टेक्नोलॉजी रखे हैं, लेकिन वो तुरंत नहीं लॉन्च करेंगे, क्योंकि या तो हमें समझ में नहीं आएगा, जो समझ में, जो है तो हमें समझ में नहीं आएगा, या उनका फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट नहीं निकल पाएगा। वो धीरे धीरे एक वर्जन आया, फिर दूसरा वर्जन आएगा, फिर तीसरा, वो धीरे धीरे अपना पैसा भी निकालते रहेंगे साथ साथ। क्लियर हुआ? यानी हम लोग को अंधेरे में रखा जाता है, देखो तो कहने का मतलब ये कि नॉट शेयरिंग। अब उसको बोल दिया, भैया तू दिमाग वाला जो चिप लाया है ना, दिमाग में ही रख, जिसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, तू अपना नॉलेज अपने तक ही रख। नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस फीस और सच टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स, सच टाइप ऑफ कॉमर्शियल राइट, सॉरी, ठीक है ना? मैं फिर से बोलूं कि अगर इसको शेयर ना करने के बदले हमको कुछ पैसा मिल जाए, तो भी मेरे लिए पीजीपीपी। समझ में आई बात? कहा गया एनी सम रिसिव्ड और रिसीवेबल फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी और प्रोफेशनल एक्टिविटी, फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस फीस और सच टाइप ऑफ कॉमर्शियल राइट्स, दैट्स इट, हो गया खत्म। समझ में आई बातें? मैंने जब आपको सैलरी पढ़ाया था, तो मैंने कहा था हम आपको की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं पढ़ाएंगे, सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 में पढ़ाया था, बताया था ना? मैंने कहा था ये पीजीपीपी में भी आएगा, अदर सोर्सेज में भी आएगा, सैलरी में भी आएगा, और सैलरी में ही मैंने क्या की मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी बता दिया था। चलो भूल गए हो तो मैं यहाँ पर केवल उतना ही बताऊंगा जितना यहाँ इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ बिजनेस करता है, और मिस्टर बी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है, चाहे उसकी एजेंसी ले रखा हो, जैसे इसने 10 करोड़ रुपए निरमा का सेल किया, हाँ या ना? तो निरमा को मालूम है ही इज आर की मैन पर्सन, ही इज आर की मैन, ये 10 करोड़ का सेल कर रहा है, और ये लखैरा कितने का करता था? 5 करोड़ का करता था, और वो कितने का कर रहा है सज्जन आदमी? 10 करोड़ का कर रहा है। तो वो मेरे लिए एसेट है, अगर उसको कल कुछ हो, वो गया, तो फिर हमारा धंधा कैसे संभलेगा? तो भैया इसका इंश्योरेंस करवा लो, हो सकता है आज निर्मा के साथ है, मतलब हमारे साथ है, कल वो घड़ी के साथ चला जाए, घड़ी का क्या भरोसा, अरे सॉरी, समय का क्या भरोसा, है कि नहीं? तो इसका इंश्योरेंस करवा लिए, अब अगर ये थोड़ा भी दाएं बाएं होगा तो कंपनी को उसका कंपनसेशन का पैसा मिलेगा।
नहीं समझे? तो कहने का मतलब ये कि ये कंपनी के लिए की मैन था, कंपनी को कमा करके देता था। अब अगर दाएं बाएं होगा तो कंपनी को पैसा मिलेगा, किसके अगेंस्ट मिलेगा? जो ये कमा कर देता था अब नहीं कमा कर देगा, उसके अगेंस्ट मिलेगा। अब तक ये कमा कर देता था, कंपनी के लिए पीजीबीपी का प्रॉफिट होता था, अब नहीं कमा कर देगा तो पीजीबीपी का नुकसान होगा। उस नुकसान की भरपाई कहां से पूरी की? इंश्योरेंस कंपनी से पूरी की मैंने, तो ये पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा कंपनी। अब समझ में आई बात? तो ये उसी की मैंने इंश्योरेंस की बात कर रहा है। पॉइंट नंबर 7 था। नेक्स्ट देखो, पार्टनरशिप फर्म का नाम सुना है? पार्टनर होते हैं ना, अगर पार्टनरशिप फर्म कुछ कमाएगी, ढंग से समझना, कहानी में ही खत्म हो जाएगा। पार्टनरशिप फर्म कुछ कमाएगी तो वो किसको बांटेगी? पार्टनर्स को। पार्टनरशिप फर्म ने कमाया 10 लाख, 2-2 लाख सैलरी में बांट लिया पार्टनर्स ने, दोनों पार्टनर्स ने कितना बांट लिया? 2-2 लाख सैलरी में बांट दिया। कितना कमाया था फर्म ने? 1-1 लाख इंटरेस्ट पर कमा लिया, दोनों ने बांट लिया, तो कितना बढ़ गया टोटल? 3-3 लाख, 6 लाख बट गया ना। 3 लाख उसके खाते में, 3 लाख मेरे खाते में, 6 लाख बट गया। 2 लाख मुझे सैलरी मिली पार्टनर के तौर पे, 1 लाख मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, टोटल मुझे 3 लाख मिला। फर्म ने कमाया कितना था हम लोग? 10 लाख, 6 लाख बट गया 4 लाख। वो फर्म ने टैक्स दे दिया पीजीबीपी का, फर्म ने टैक्स दे दिया पीजीबीपी का। फर्म ने टैक्स कितने पर दिया? फर्म ने हम दोनों में कितना बांटा था? हम दोनों पे टैक्स लगना चाहिए ना, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? मुझे 2 लाख सैलरी मिली तो कहाँ टैक्स लगना चाहिए? सैलरी मिली। और इंटरेस्ट मिला तो कहाँ टैक्स लगना चाहिए? अदर सोर्सेज। कितनी मार खाओगे? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा तभी तो सैलरी में जाएगा, पहली चीज। ये तो पार्टनर्स है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ही नहीं है, सैलरी में तो जाएगा नहीं। कहा गया ये पार्टनरशिप फर्म है भाई, अगर ये नहीं बांटा जाता पार्टनर्स को, पार्टनर्स मालिक होते हैं, अगर मालिकों में नहीं बंटता तो फर्म के ऊपर ही पीजीबीपी पर टैक्स लगता। 10 लाख रुपए पर फर्म टैक्स देती। अब फर्म ने मालिकों को ही तो बांटा है, तो मालिकों को जो कुछ भी बांटो वो पीजीबीपी में ही जाएगा। किसको? मालिकों को, ओनर्स को, पार्टनर्स को, कुछ भी बांट दो प्रॉफिट में से, वो पार्टनर्स के हाथ में, मालिकों के हाथ में पीजीबीपी नाम से ही टैक्सेबल होगा। किस नाम से? हमको सैलरी मिली, किस साइड में टैक्सेबल होगी? पार्टनर्स के तौर पे पीजीबीपी। मुझे कमीशन मिला पार्टनरशिप फॉर्म से, मैं पार्टनर हूं, कहाँ टैक्सेबल होगा? बोनस मिला मुझे, पार्टनर हूं मैं उस फर्म का, तो कहाँ टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी। इंटरेस्ट में जो मुझे मिला कहाँ टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी। तो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को कोई सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट और एनी अदर रिमनरेशन, वॉट एवर द नेम इज, distributed, then the amount shall be charged to tax under the head PGBP in the hands of the partners. I'm just talking about the recipient, means partners. अगर पार्टनर को अपनी फर्म से कुछ भी सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, या कुछ भी मिलता है, कहाँ टैक्सेबल होगा? अरे हो गया। एनी इंटरेस्ट, 6 पॉइंट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रिमनरेशन, कोई भी नाम दे दो, ड्यू टू और रिसीव्ड बाय ए पार्टनर ऑफ अ फर्म फ्रॉम सच फर्म शैल बी डीम्ड टू द इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो ये गलती मत करना, अगर सैलरी मिल रही है तो सैलरी हेड में ले गए, कमीशन मिला तो अदर सोर्सेज में ले गए, इंटरेस्ट मिल गया तो अदर सोर्स ना बना। पार्टनर को अपने पार्टनरशिप फॉर्म से जो कुछ भी मिलेगा वो पार्टनर्स के हाथ में सारा का सारा पीजीबीपी में जाएगा। टोटल मुझे कितना मिला था? 2 लाख, कहाँ जाएगा मेरा वाला जो सैलरी मिला था? पीजीबीपी। 1 लाख इंटरेस्ट मिला था, वो कहाँ जाएगा? पीजीबीपी। 3-3 लाख दोनों में ऐसे बट गया, 4 लाख फिर 2-2 लाख में बट गया होगा। 2 लाख मुझे फिर मिला प्रॉफिट का अमाउंट, वो कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा, वो तो फर्म ऑलरेडी टैक्स दे चुकी है। 4 लाख पर तो फर्म टैक्स दे चुकी है, उसके बाद हमको बांटा गया है, और एक ही अमाउंट पर 2 बार टैक्स नहीं लगता, मैंने बार बार बताया है। तो जब फर्म टैक्स दे चुकी है, अब उसको बांट रही है टैक्स देने के बाद, तो मेरे हाथ में एग्जेम्प्ट होगा। क्या होगा? एग्जेम्प्ट, सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट होगा। अगर प्रॉफिट का शेयर हो रहा है
तो पार्टनर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है क्योंकि वो उस पर फर्म ऑलरेडी टैक्स दे चुकी है। क्लियर? नहीं। अरे भाई मुझे सैलरी दी फर्म ने, इनकम टैक्स कहता है अलाउ करते हैं, माइनस करते हैं, चलो तो उधर से माइनस हो गया, मेरे पास प्लस हुआ। तो मेरे हाथ में इनकम है, उसके हाथ में खर्चा है, फर्म के हाथ में। मेरे हाथ में प्लस हुआ तो कहाँ टैक्स लगेगा? पीजीबीपी में। इंटरेस्ट दिया गया, वहां से माइनस, लॉ ने कहा माइनस करो, तो उसने माइनस किया, मेरे हाथ में आ गया। पीजीबीपी में मैं मालिक हूँ, पीजीबीपी में प्रॉफिट बचा 4 लाख, तो उसी को तो टैक्स देना है फर्म को। उसने टैक्स दे करके हम दोनों में आधा आधा बांट दिया, तो माफ होगा क्योंकि टैक्स तो ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है। अब देखो कौन कौन से पॉइंट बचे, ऊपर से देखना। पहला मैंने बता दिया, सेकंड भी बता दिया, थर्ड भी हो गया? नहीं, थर्ड नहीं हुआ। थर्ड क्या कहता है? वैसे ये जब तुम लोग पढ़ोगे, एक चैप्टर पढ़ोगे एओपी बीओआई, उस पे ये पॉइंट समझ में आएगा, टैक्सेशन ऑफ एओपी बीओआई में। फिलहाल ये कहता है कि कोई भी इनकम मिलती है किसी ट्रेड से, प्रोफेशनल से और सिमिलर एसोसिएशन से, रेंडर्ड बाय देम टू देयर मेंबर्स। तो अगर कोई फर्म, कोई कंसर्न, कोई भी एओपी बीओआई यानी कि एसोसिएशन अपने मेंबर्स को कोई ट्रेड करती है, प्रोफेशनल सर्विसेज देती है, जैसे आपने किसी क्लब के मेंबर बन गए, अब क्लब अलग है, मेंबर्स अलग है, लेकिन देखो तो दोनों एक ही। 4 लोग मिलकर एक क्लब बना लिए तो ये 4 लोगों का ही तो है आइडेंटिटी, है तो आपस में ही। इन लोगों ने कहा चलो हम लोग एक क्लब खोल लेते हैं, उसमें हम लोग गेम एक्टिविटी करेंगे, आपस में गेम खेलेंगे, अपना ही पैसा लगाएंगे, अपना ही खाएंगे पिएंगे और खुश रहेंगे। नहीं समझे? कंट्रीब्यूशन रहेगा। वही फर्म कैसे काम करती है, ऐसे ये एसोसिएशन होते हैं। क्लब, फॉरेस्ट क्लब तुम लोगों ने नाम सुना होगा, जेसीआई क्लब का नाम सुना होगा, है ना? ऐसे कई सारे एसोसिएशन होते हैं जो अपने मेंबर्स को फायदा देने का काम करते हैं। कई लोग डांस क्लब खोलते हैं, कई लोग स्पोर्ट्स क्लब खोलते हैं, कई लोग क्रिकेट एसोसिएशन खोलते हैं, इस तरह के डिफरेंट क्लब्स और एसोसिएशन खोलते हैं। उसमें मेंबरशिप दी जाती है, लाइब्रेरी वगैरह भी खुलती है, कार्ड्स वगैरह मिलते हैं मेंबर्स को, बाकी लोग अलाउ नहीं होते। तो क्या है कि अपने मेंबर्स को बेनिफिट देना। अगर हमने न्यू ईयर की पार्टी रख ली उस एसोसिएशन में, तो जो हम लोगों ने पैसा लगाया था उसी से तो न्यू ईयर की पार्टी होगी, हाँ या ना? तो उसके लिए कहा गया कि अगर कोई इनकम ड्राइव होती है किसी ऐसे एसोसिएशन को अपने मेंबर्स को सामान बेचने पर, ट्रेडिंग एक्टिविटी या प्रोफेशनल एक्टिविटी करने पर, तो वो भी पीजीबीपी में ही टैक्सेबल होगा। बात खत्म हो गई। इसके लिए हम लोग सेक्शन 167A पढ़ेंगे फ्यूचर में, ठीक है ना? अभी उसके लिए कोई मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो, ऐसे क्लब, ऐसे एसोसिएशन जो अपने मेंबर्स को भी सामान बेचेंगे, उनके ऊपर भी पीजीबीपी की टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। वो ये नहीं कह सकते हमने अपने ही घर से तो खाना खाया, हमने अपने ही घर से तो सिगरेट पिया। नहीं भैया, आप क्लब के मेंबर थे, आप ही ने बनाया था, आप ही ने पैसा लगाया था, आप ही खरीद रहे हो सामान, तब भी ये पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आप दोनों की आइडेंटिटी को सेपरेट करेंगे। क्लियर? फोर्थ बता दिया, फिफ्थ बता दिया, सिक्स और सेवेंथ हो गया, एर्थ बचा हुआ है और टेंथ बचा हुआ है, हाँ या ना? एक सेक्शन पढ़ोगे, सेक्शन 35A अब तक जो मैंने बताया एक बार बता दूं, रिकैप हो जाए सारे पॉइंट। एनी प्रॉफिट और गेन arising from business or profession carried on by the SSE at any time during the previous year, first is over। सेकंड मैंने बताया था, in case of an export SSE, profit on transfer of import license, profit on transfer of duty entitlement passbook, duty drawback and cash assistance। थर्ड मैंने बताया था, the value of any benefit or perquisites whether convertible into money or not arising from business or exercising of profession, हाँ या ना? फोर्थ मैंने बताया कि अगर कोई कंपनसेशन, एनी कंपनसेशन ड्यू टू रिसीव बाय एनी पर्सन on account of termination or modification in terms of a contract relating to any Indian company or other company, termination or modification in terms of a contract relating to any Indian firm or Indian agency, ये भी याद आया। इसके बाद मैंने बताया था एनी अमाउंट ड्यू टू अ रिसीट बाय एनी पर्सन फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी, फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी फीस, लाइसेंस, फॉर्मूला और सच टाइप ऑफ कमर्शियल राइट, ये भी समझ में आया। फिर मैंने बताया
ट्रेड प्रोफेशनल्स का एक बताया, एक छूट रहा है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, यही तो बताया, इतने ही पॉइंट बताए। अब जरा आगे सुनो। एक सेक्शन पढ़ोगे 35 AD, कौन सा सेक्शन पढ़ोगे? 35 AD। इसमें ये बताया जाएगा 35 AD में कि कुछ स्पेशल नेचर के बिजनेस होते हैं जिनको गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी करोगे, किस सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं? सेक्शन 35 AD। 13-14 तरह के बिजनेसेस हैं। अगर आप इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी करोगे, आपको मतलब डिडक्शन मिल जाएगी। आपने फर्नीचर खरीदा, तो क्या एंट्री होती है? मान लेते हैं कैश या बैंक जो हो, ये कहाँ जाता है? ऐसा? पीएल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर होगा, पीएल में चला जाएगा फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश है, कहाँ चला जाएगा? पीएल में चला जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा ना। लेकिन पीजीबीपी कहता है इसको पीएल में ले जाओ। अगर आपने स्पेसिफिक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है तो। अब मैं आप लोगों का एक पहले डाउट दूर कर दूं, जो बहुत बड़ा डाउट केवल तुम लोग के साथ नहीं रहता, सब बच्चों के साथ रहता है। और बच्चों के साथ क्या, बड़ों में भी रहता है, सुनना ढंग से। आखिर हम टैक्स किस पर देंगे? अपनी बिजनेस इनकम पर। उसी अमाउंट पर देंगे ना जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई होंगी, जिसमें हमने लिखा होगा इतनी सेल इतना परचेस, उसी के बेसिस पर तो निकाला जाता है। अरे बोलो ना। अगर हम बुक्स नहीं बनाते, ना परचेस की एंट्री करते, ना सेल की एंट्री करते, तब मेरे ऊपर कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती। हाँ, क्योंकि मैंने बुक्स तो, अरे बोलो ना, बनाई ही नहीं। तो अब हम आगे से कभी भी बुक्स नहीं बनाएंगे और गवर्नमेंट को कहेंगे हमने माल खरीदा माल बेचा कोई एंट्री की ही नहीं, अब हम टैक्स काहे का दें? यही तो कहेंगे। और गवर्नमेंट बेचारी मान लेगी। हाँ, तुम लोग मुंडी हिला रहे हो तब से। तो बोलो ना, नहीं हो सकता। आप चाहे बुक्स बनाएं या ना बनाएं, बनाने का ऑब्लिगेशन है, नहीं बनाने की भी छूट है, लेकिन किस लिमिट तक वो आगे देखोगे। 44A 44AB इस तरह के सेक्शन आएंगे। तो अगर आप बुक्स में एंट्री करते हो या नहीं करते, सही करते हो गलत करते हो, उसका टैक्सेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग एंट्रीज को डेसिसिव फैक्टर नहीं मान सकते डिसीजन लेने, यानी नॉर्मली फाइनल कंक्लूजन नहीं लेकर के चलते। इफ यू हैव पास आउट एनी जर्नल एंट्री, इट्स नॉट अ फाइनल कंक्लूजन। हम लोग एसेंस को देखते हैं। क्या देखते हैं? सार को देखते हैं, क्या होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपने बुक्स में क्या किया है उससे मतलब नहीं है, जिसको हम लोग टेक्निकली सब्सटेंस ओवर फॉर्म का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। कि सब्सटेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना? किसके ऊपर? फॉर्म के ऊपर। आपने किस तरह से उसको डेबिट क्रेडिट किया, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। व्हाट शुड हैव बीन डन, व्हाट ऑट टू बी डन, क्या होना चाहिए था, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या सार निकल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। आपने एंट्री क्या पास की है, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। यस, वो एक डिसीजन लेने में हेल्पफुल होती है, लेकिन अगर आपने गलत एंट्री कर दी, गलत तरीके से कर दी, गलत अलाउबिलिटी ले ली, तो उसका मतलब ये डिसीजन डिसिसिव फैक्टर नहीं है, उससे आप डिसीजन या कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अब बात समझ में आई? अकाउंट्स और टैक्सेशन दो अलग चीजें हैं। आगे से दिमाग में बात बैठा लेना, क्योंकि तुम लोग को एक बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है। प्रिवेंशन इज बेटर देन, तो आज से प्रिवेंटिव एक्शन ले लो कि अकाउंट्स को तुम लोग टैक्स के साथ मर्ज नहीं करोगे। मैं आप लोग को एग्जांपल दूंगा अकाउंट्स की हेल्प से। जैसे अभी मैंने कहा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, पीएल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। It doesn't mean at all that we are passing this one entry. Yes, we passed our normal entry in the books of account, furniture account debit to cash, and we transfer the furniture account in our balance sheet. हमने सिंपली यही किया होगा, फर्नीचर खरीदा और फर्नीचर को बैलेंस शीट में दिखा दिया।
लेकिन टैक्सेशन कहता है उस फर्नीचर को अलाउ कर दो, खर्चे की तरह मान लो। क्या बोला इसने? पूरी तरह डिडक्शन ले लो पीजीबीपी से, जो भी प्रॉफिट आया बिजनेस प्रॉफिट वहां से माइनस कर दो। अरे ऐसे होता है क्या नॉर्मल अकाउंट्स में? ऐसे करते हो, फर्नीचर को प्रॉफिट में से माइनस कर देते हो, पीएल में लिखते हो। लेकिन टैक्स तो बोलता है कर दो। और जब इसने बोल दिया कि आप डिडक्शन ले सकते हो, तो हमारा काम क्या बनता है? अकाउंट्स में जाकर उस एंट्री को कहां ट्रांसफर करें? इतनी मार खाओगे। अभी तो मैंने बोला कि नहीं करना है, टैक्स अलग है और अकाउंट अलग है। अभी तो मैंने बोला नहीं करना है। तो टैक्सेशन बोल रहा है ये नहीं जाकर के तुरंत वहां सही कर लो। अकाउंट्स कहता है वो सही है, क्या आप उसको बैलेंस शीट में दिखाओ। टैक्स कहता है नहीं, आप पीएल में दिखाओ। पीएल में दिखाने के लिए कभी नहीं बोलेगा, नाम ही नहीं आएगा इसमें कभी टैक्सेशन में कि पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करो। डिडक्शंस की बात होती है, अलाउबिलिटी, एडमिसिबिलिटी और इनएडमिसिबिलिटी की बात होती है, अलाउबिलिटी एंड डिसअलाउबिलिटी की बात होती है। यहां पर पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट की बात नहीं होगी। हम आपको एग्जाम्पल पीएल और बैलेंस शीट का ही देंगे, लेकिन मैं बार बार जब भी दूंगा मैं बोलूंगा मैं गलत कर रहा हूं, केवल समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं। बात समझ में आई? अब तो क्लियर है। अब तो याद रहेगा कि हमने अगर कहा कि फर्नीचर को पीएल अकाउंट में ले जाओ, इट डजंट मीन कि दैट इन अकाउंटिंग आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट, फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। कि टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको पीएल में ले जाएंगे, ओनली फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस, कॉम्प्यूटेशन पर्पसेस, नॉट मोर देन दैट। उसके अलावा सोचना नहीं है। हाँ या ना? तो 35 AD ने कहा अगर आपने कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर लिया, बिल्डिंग बनवा ली, फर्नीचर खरीद लिया, मशीनरी खरीद ली, प्लांट खरीद लिया, ढेर सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दिया, अरे पूरा पीएल में से माइनस कर दो भाई। कहां से माइनस कर दो? तो पीएल मतलब वो मत ले लेना अकाउंट वाला, टैक्सेशन वाला नॉर्मली, उसमें से माइनस कर दो। सोचो, कभी ऐसा सोचा था क्या तुम लोगों ने? ये इनकम टैक्स ये अलाउ करता है उन सब खर्चों को माइनस करवा देते। चलो मान लो मैंने 10 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा और मैंने पूरी डिडक्शन ले ली फर्नीचर की, यानी कि फर्नीचर हो गया जीरो अब मेरे लिए। 10 लाख का खर्चा, 10 लाख मैंने पीएल से माइनस कर लिया, बात खत्म। वैसे डेप्रिसिएशन के नाम से 10 साल तक धीरे धीरे लेते पीएल से, इक्के बार में ले लिया पूरा 10 लाख का, 10 लाख माइनस कर लिया। अब मेरे लिए फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो, नील, है ही नहीं। हम अभी भी टैक्सेशन पर ही हैं। मैंने कहा अब जब बात करेंगे तो ये मान लेना हम टैक्सेशन के अकाउंट अब दिमाग में मत बैठाना कि वहां पर कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं। तो पी फर्नीचर कितना बचा नील? टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। अगर मैं उस फर्नीचर को 1 लाख रुपए में बेच दूं तो मैंने उसकी डिडक्शन कहां से ले रखी है? पीजीबीपी से, पीजीबीपी से माइनस कर रखा है। अब उसी का कुछ सेल वैल्यू मिल जाए तो कहां प्लस होना चाहिए? पीजीबीपी में। वही तो बोल रहे हैं। अब समझ में आई बात? हाँ या ना? सारा का सारा फर्नीचर कहां से माइनस हुआ था? पीजीबीपी से। अब अगर उसको बेच करके कुछ कमा लेते हैं तो कहां प्लस होना चाहिए? पीजीबीपी में। वही बोल रहा है। Any sum received or receivable in cash or in kind on account of any capital asset being demolished, destroyed, discarded or transferred. कोई भी अमाउंट मिलता है किसके अगेंस्ट? डिमोलिश करने के अगेंस्ट, डिस्ट्रॉय करने के अगेंस्ट, डिस्कार्डेड के अगेंस्ट और ट्रांसफर करने के अगेंस्ट। हाँ है ना? कोई भी अमाउंट अगर मिलता है तो जिसका डिडक्शन आप 35 AD में ले चुके थे, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच डिडक्शन हैज ऑलरेडी बीन अलाउड अंडर सेक्शन 35 AD लिखा है। तो हम लोग यहाँ अलाउबिलिटी और डिसअलाउबिलिटी की बात करेंगे, पीएल की बात नहीं करेंगे। मैं बार बार पीएल ही बोलूंगा केवल समझाने के लिए। लास्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 10। चले, जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं ना, नॉर्मली, चलो पहले इसको हम बता दें, फिर इसके बारे में हम आपको एक टॉपिक बताएंगे एक एक्स्ट्रा। चलो, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑन विच इट इज कन्वर्टेड इनटू, अरे 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 सर किसको कन्वर्ट करने की बात हो रही है? स्टॉक इन ट्रेड को। किस में कन्वर्ट होने की बात हो रही है? कैपिटल एसेट में। अगर मेरे पास, सुन लो इधर,
10 जमीनें पड़ी हुई हैं। कितनी? और वो 10 जमीनें मैंने रखी हुई हैं अपने पास स्टॉक की तरह, क्योंकि मैं जमीनों को खरीदता और बेचता हूं। तो जिस सामान को आप खरीदते और बेचते हैं नॉर्मल बिजनेस में, वो आपके लिए स्टॉक होता है। तो यहां पर मेरे लिए जमीनें क्या है? स्टॉक। मेरे पास 15 20 25 जमीनें पड़ी हुई हैं अलग अलग जगहों पर। मैं उनको खरीदने और बेचने का काम करता हूँ। अचानक मुझे मेरे घर वालों ने कहा, एक जमीन तो हमको दे दो, ये बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन है, इस पर अपना घर बनवा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, चलो हम अपना घर बनवा लेते हैं। तो अब एक बात बताओ, क्या वो जो हमारे पास स्टॉक था, क्या वो स्टॉक रहा? वो जो एक जो घर के अपने घर बनवाने के लिए मैंने जमीन निकाल ली, क्या वो स्टॉक में है? कहाँ चला गया वो? कैपिटल एसेट बन गया। क्या बन गया? मेरे घर का एसेट बन गया, कैपिटल एसेट बन गया। कैपिटल गेन में पढ़ोगे क्या होती है कैपिटल एसेट्स। ये किस में कन्वर्ट हो गया? कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? स्टॉक किस में कन्वर्ट हो गया? कैपिटल एसेट में। अगर ये स्टॉक हम किसी को बेचते तो क्या कमाते? पीजीबीपी। अगर स्टॉक किसी को बेचते तो क्या कमाते? पीजीबीपी। अब हम स्टॉक को अपने घर में ट्रांसफर कर दिए तो क्या अब हम कमा पाएंगे? पीजीबीपी। नुकसान किसको होगा? सरकार को होगा। सरकार ने कहा सुन, ये जो कन्वर्ट किए हो ना अपने स्टॉक को कैपिटल एसेट में, उसकी जितनी भी वैल्यू बनती है, मान लेते हैं तुमने बेच दिया। किसको सामान बेचा? अपने आप को ही बेचा। किस वैल्यू पर बेचा? मार्केट वैल्यू पर बेचा। अब जरा टैक्स कैलकुलेट करके हमको दे दो पहले तो, पीजीबीपी। हम तो नुकसान नहीं सहेंगे। तूने अपना घर तो बना, अपना ले लिया। अगर ये जमीन बाहर से खरीदे होते तो किसी न किसी के थ्रू मेरे पास टैक्स आता ना। अब तेरे अपने स्टॉक को ही कन्वर्ट कर दिया कैपिटल एसेट में, यानी कि एक तरह से बेच ही दिया सामान। अपने आप को ही सामान बेचा, बेचा ना। चलो एक काम करो, मार्केट वैल्यू को कंसीडर करो और प्रॉफिट निकालो, और जितना प्रॉफिट बचता है वो पीजीबीपी मान लो, क्योंकि तुमने क्या कन्वर्ट किया है? स्टॉक। स्टॉक को अपने घर के लिए, तो इसका मतलब स्टॉक तुमने बेच दिया, मान लो स्टॉक बेच दिया। तो अब जो प्रॉफिट आता है उस पर हमें पीजीबीपी दे दो। ये वही कहता है पॉइंट नंबर 10। बात समझ में आई? तो अगर कोई बंदा अपने स्टॉक इन ट्रेड को, कुछ भी हो सकता है, मशीन हो सकती है, फ्रिज हो सकती है, एसी हो सकती है, अगर कोई बंदा अपने स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करता है, मेरे पास शोरूम है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का, उसमें फ्रिज भी है, टीवी भी है, एसी भी है। मैंने साल भर में एक फ्रिज उठा ली घर के लिए। अब तक वो स्टॉक था, घर में चला गया। एसी था, घर में चला गया। तो अब तक वो स्टॉक था, मैं पीजीबीपी कमा सकता था, लेकिन अब वो चला गया घर में, तो कैपिटल एसेट में कन्वर्ट होगी। हाँ या ना? वैसे मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन देखेंगे, हो सकता है आज की डेट में वो तुम लोग को नहीं मालूम, तो इसलिए तुम लोग हाँ हाँ करो, उस समय तुम लोग अच्छी तरह समझोगे व्हाट डज इट मीन्स। कैपिटल एसेट क्या कंसिस्ट करता है और क्या नहीं करता, उसमें पर्सनल इफेक्ट्स आते हैं या नहीं आते, वो देखेंगे हम। लेकिन अभी बस इतना समझ लो, आखिर मैंने उसको अपने घर के एसेट में कन्वर्ट किया ना, तो कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? तो कैपिटल एसेट। तो स्टॉक पर गवर्नमेंट कहती है आप अपना पैसा दे दो, मान लो कि आपने अपने आप को ही सामान बेचा, उस पर पीजीबीपी दे दो। ये वही है। The fair market value of the inventory as on the date of the conversion of the capital asset stock in trade into the capital asset। हाँ या ना? अगर आप स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करते हो तो आपको पीजीबीपी देना पड़ेगा, फेयर मार्केट वैल्यू पर कैलकुलेट करके। दैट्स इट, दिस सेक्शन इज डन, डन एंड डन। एक लाइन और सुन लो। अह, अगर कोई चोर चोरी करता है, ये उसका प्रोफेशन है या नहीं? पहले तो बताओ हाँ या ना। ठीक कह रहा है, वोकेशन है, चलो वोकेशन ही है, सिखाया गया उसको। उसने अपनी स्किल में से एस हटा दिया और के कर दिया। हाँ बताओ। हाँ बताओ, ये प्रोफेशन माना जाएगा या नहीं? ये प्रोफेशन माना जाए। क्या उस चोरी किए हुए बटुए से जो 2 लाख रुपए निकले, क्या उस पर वो टैक्स देगा? हाँ या ना? है? इनकम टैक्स कभी लीगल और इलीगल इनकम में डिफरेंशिएट नहीं करता। जितनी भी घूस की रकम पकड़ी जाती है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है या नहीं?
पेनाल्टी लगाती है कि नहीं? 2 नंबर का पैसा मिलता है तो पैसा टैक्स लगाती है, ऐसा थोड़ी 2 नंबर का पैसा ये टैक्स नहीं लग सकता। अरे भैया, 1 नंबर का पैसा हो या 2 नंबर का पैसा हो, टैक्स लगेगा। चोरी करना भी एक प्रोफेशन है, इट्स अ क्राइम, लेकिन प्रोफेशन है। रेस्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते इसको आप। लॉ बना सकते हैं, लेकिन लॉ होने के बावजूद भी लोग करते हैं, ऐसा तो है नहीं, नहीं करते। रेगुलेटेड होता है ड्रग्स बेचना, अफीम बेचना, उसको अलाउ नहीं कर सकते। बात समझ में आई? अच्छा ये बताओ, लीगल और इलीगल इनकम में कोई बाइफर्केशन नहीं है, गवर्नमेंट को दोनों पर टैक्स चाहिए। गवर्नमेंट को। लेकिन कोई चोर चोरी करने के बाद ये नहीं कहता मैंने चोरी मारा था इस पर्सन का तो ये हम टैक्स देना चाहते हैं, वो ऐसे इस तरह से अलाउ, मतलब अनाउंस नहीं करता। तो एक चीज तो ये दूर हो गई, तो गवर्नमेंट के लिए लीगल और इलीगल इनकम में कोई अंतर नहीं है टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पर टैक्स लगता है। दूसरा ये जो इस सेक्शन के बारे में बताना था, सेक्शन 28, अगर आपके ये 10 पॉइंट हमेशा क्लियर हैं जो मैंने बताए हैं, तो समझ लो काफी हद तक तुम लोग की टेंशन खत्म रहेगी, रिलीज रहोगे इस टेंशन से। जब जब मैटर फंसेगा पीजीबीपी का, बस सेक्शन 28 को एक बार देख लोगे, प्रॉब्लम खत्म। क्या आता है, ये पूरे स्कोप को बताता है, ये पूरे कवरेज को बताता है, कौन कौन सी चीजें जो हम लोग के दिमाग में, केवल पहला पॉइंट छोड़ दो तो बाकी वो सारे पॉइंट्स है जो हम लोग नहीं सोचते हैं नॉर्मली। क्यों? वो सारे इसमें कवर होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन से हम लोग आगे बढ़ेंगे, सेक्शन 29 से अच्छा जाएगा, चिंता न करो। अब इसके बाद हम लोग का सेक्शन 28 ही होता है जो ज्यादा टाइम ले लेता है स्टार्टिंग में, लेकिन स्टोरीज अगर याद रहेंगी तो ये आसान रहेगी, याद रहेंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, थैंक यू।